कि भाई हमेशा भाई होता है और भाई के साथ जब भी ऐसी स्थिति बने तो एक और एक 11 हो जाइए। हमेशा भाई के साथ ढाल बनकर खड़े रहिए जब आपको आपके भाई की सख्त जरूरत हो। ऐसे गिरे दिनों में, ऐसे मजबूरी के दिनों में उसके खिलाफ मत खड़े हुए, उसके साथ खड़े हुए। तो एक गांव के एक व्यक्ति का कोर्ट में बहुत दिन से मुकदमा चल रहा था। उसने एक अच्छा खासा वकील अपने मामले में रखा था। अचानक वो सुबह के टाइम जैसे ही सोकर उठता है, करीब 10-11 बजे, वो आज लेट सोकर उठा था क्योंकि रात भर उसने अपने खेतों की सिंचाई की थी। और जब वो 10-11 बजे जैसे ही उठता है, अपने फोन में देखता है कि उसके पास वकील साहब की कई फोन कॉलें आ चुकी हैं। अब वो हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी उस दिन तारीख थी और वो उस दिन कोर्ट में नहीं जा पाया था। अब जब वो वकील साहब को फोन कॉल बैक करता है तो वकील साहब उससे कहते हैं कि भाई साहब, आपके लिए एक बहुत दुखद भरी खबर है। अब वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया मेरे पूरे मामले में जो वकील साहब आप सुबह के टाइम ऐसा कह रहे हैं। तो वकील उसे बताता है कि दरअसल आपका जो दुश्मन वाला पक्ष है, जो आपकी एंटी पार्टी है, उसके साथ आज गवाही देने के लिए आपका सगा भाई आया था। जब ये व्यक्ति ऐसी बातें सुनता है कि उसका सगा भाई उसके खिलाफ गवाही देने उसके मामले में कोर्ट में गया है, बहुत सोच में बहुत हैरान परेशान हो जाता है और सहसा उठकर अपनी पत्नी के पास जाता है जो अभी उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। अपने पत्नी से सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आखिर छोटे भाई को यानी देवर जी को ऐसा क्या हो गया कि हमारी उनकी बोलचाल पिछले 5-6 सालों से बंद है, फिर भी आखिर देवर जी चाहते क्या है। वो कहती है कि कोई बात नहीं। अब उसका पति उसे समझाता है कि दरअसल उसका सगा भाई अगर कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे देगा तो पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाएगा। वो पूरी तरीके से उस कोर्ट का केस जो कई सालों से न्यायालय में लंबित है, वो पूरे मामले को हार जाएगा। अब बहुत हैरान परेशान होता है। अचानक उसकी पत्नी उससे कहती है कि देवर जी को एक बार फोन मिलाइए। अब वो अपने पॉकेट से फोन निकालता है और अपने छोटे भाई को फोन कॉल करता है, लेकिन उसका भाई फोन रिसीव नहीं करता है। कहने का मतलब ये दोनों पति पत्नी आपस में समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं से उनका छोटा भाई उनसे बात नहीं करना चाहता है। दरअसल इसके पीछे की जो मेन वजह थी वो ये थी कि उनके गांव के पास एक खेत बिक रहा था जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी। चूंकि दोनों भाई किसान आदमी थे, दोनों भाई के पास जो कुछ पैसे थे, दोनों भाई 10-10 लाख रुपया लगाकर उस खेत को खरीद लेते हैं। और जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई से कुछ दिन बाद कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे 10 लाख रुपए वापस कर दो और मैं तुम्हें जो है वो खेत दे दूंगा। अब होता ऐसा है कि छोटा भाई बड़े भाई को 10 लाख रुपए दे देता है और उसके बाद जब छोटे भाई को जरूरत आती है तो 20 लाख रुपए में जब वो खेत बेचने जाता है तो अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया आपको वहां पे दस्तखत करनी है क्योंकि मैंने जो खेत का बैनामा लिया था ये बैनामा दोनों के नाम से है, आधा आधा है। अब उसके बड़े भाई का ईमान डिग जाता है। उसका बड़ा भाई कहता है कि भाई मैं दस्तखत तो करूंगा लेकिन जितनी की प्रॉपर्टी तुम बेचोगे उसका आधा मैं लूंगा, यानी कि 20 लाख की अगर तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो 10 लाख मैं प्रॉपर्टी में लूंगा। अब छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया आपने तो 10 लाख रुपए पहले ही ले लिए हैं, अब फिर आप ऐसी मांग क्यों कर रहे हो। उसका बड़ा भाई कहता है कि अगर तुम इस बातों पर एग्री हो, तुम्हें इस बातों पर सहमति है तुम्हारी तो ठीक है, अन्यथा मैं साइन करने नहीं जाऊंगा। अब चूंकि छोटे भाई को पैसे की जरूरत थी, उसकी बिटिया की शादी थी, वो मजबूर था, हैरान था, परेशान था। वो कहता है कि ठीक है बड़े भैया कोई बात नहीं। और फिर ये दोनों कोर्ट में जाते हैं और वो साइन करता है और 10 लाख रुपया छोटा भाई उसे वापस कर देता है। अब उसके कुछ दिन बाद ही बगल के एक पड़ोसी से बड़े भाई का विवाद छिड़ जाता है और कोर्ट में मुकदमा चला जाता है। अब जब कोर्ट में मुकदमा चला जाता है, स्थिति यहां तक पहुंचती है कि छोटा भाई जो है उसके खिलाफ ही बड़े भाई के खिलाफ आज कोर्ट में गवाही देने आने वाला था। अब छोटे भाई ने जब फोन नहीं उठाया तो हैरान परेशान होते हैं। अचानक से उसकी पत्नी बोलती है, बड़े भाई की पत्नी, कि मैं देवर जी से जाकर बात कर लेती हूँ। तो बड़ा भाई कहता है कि नहीं, हमने उसके साथ इतना गलत किया है, कोई बात करने का मतलब नहीं है, ना ही कोई बात करने का फायदा है। अब वो कहती है कि होगा क्या पूरे मामले में, जो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है हमारा किसी और से, उस मामले में क्या होगा। तो उसका पति उसे समझाता है कि होगा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम केस हार जाएंगे और जो हमारे यहाँ जमीन जायदाद का दूसरे से मामला चल रहा है वो जब हम हार जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा घाटा होगा। लेकिन वो अपने भाई को मनाने के लिए नहीं जाता है और सब कुछ ऐसे ही सोचकर हैरान परेशान सो जाता है। सोने के बाद दोस्तों अगले दिन जब सुबह उठता है, उस दिन कोर्ट की तारीख थी, दोनों भाई अपने तय समय पर कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट जैसे ही स्टार्ट होती है, जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं।
कुर्सी पर बैठने के बाद बड़ा भाई देखता है कि वास्तव में जो वकील साहब ने कल कहा था कि उसका छोटा भाई अपने दुश्मनों के साथ खड़ा है, बिल्कुल उनके साथ में आया है और तुम्हारे खिलाफ गवाही देने आया है, वो बात बिल्कुल हकीकत है। कुछ देर बाद ही उसके छोटे भाई का नाम लेकर कटघरे में बुलाया जाता है। वो कटघरे में जैसे ही खड़ा होता है, बड़े भाई की निगाह जब उस पर पड़ती है तो छोटे भाई की निगाह भी बड़े भाई के ऊपर पड़ती है। अब बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोच रहा था कि एक समय था जब मैं तुम्हें अपने पेट पर लिटाकर तुम्हें बहुत सारा प्यार करता था, एक समय था जब मैं तुम्हें छोटे थे तो हाथों से रोटियां खिलाया करता था। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे थे। अचानक जज साहब उस जो कटघरे में छोटा भाई खड़ा था उससे कहते हैं कि भाई, क्या तुम्हारे भाई ने जो इनके साथ किया, जिनके साथ तुम गवाही देने आए हो, सही किया या गलत किया? तब तक तपाक से उधर के वकील साहब बोलते हैं कि साहब, ये ऐसे गलत इंसान हैं जिन्होंने अपने छोटे भाई की जमीन में भी पैसा लिया, उसके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया, तो ये दूसरे के साथ कैसे ईमानदार साबित हो सकते हैं? तब तक जज साहब के मुंह से निकलता है कि कृपया आप चुप रहिए। अब वकील साहब चुप हो जाते हैं और जज साहब की निगाहें सीधा उस छोटे भाई के ऊपर टिकती हैं। जज साहब उस छोटे भाई से पूछते हैं कि भाई साहब, आपका क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं? तब तक एक आदमी गीता लेकर हाथ में आता है और वो छोटा भाई गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता है और कहता है कि जज साहब, मैं जो कुछ बोलूंगा बिल्कुल होशो हवास में बोलूंगा। मैं गीता की कसम खा रहा हूं, जो कुछ बोलूंगा एकदम सच सच बोलूंगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यानी कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। जज साहब कहते हैं कि आप अपने भाई के बारे में बताइए, क्या आपके भाई ने आपके साथ दुश्मनी की थी? क्या आपके भाई ने आपके साथ बेईमानी की थी? क्या आपका इनका कोई पुराना खेती बाड़ी का कोई मैटर था? अब छोटा भाई कुछ देर तो सोचता रहता है, उसके बाद कहता है, जज साहब, जहां तक मैं जानता हूं ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने बचपने में मुझे इतना लाड प्यार दिया, मुझे एक बेटे के समान प्यार दिया जज साहब। और जहां तक मैं जानता हूं, इस गीता की कसम खा के कहता हूं जज साहब, मेरे भैया ने आज तक कभी आजीवन भर, पूरे जीवन भर, जब से मैं इनको जानता हूं, कभी भी झूठ नहीं बोला और ना ही साहब किसी के साथ गलत किया। और साहब, जब इन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मैं तो इनका अपना हूं, मैं तो इनका अपना छोटा भाई हूं, मेरे साथ क्या गलत करेंगे साहब? मेरे साथ इन्होंने कोई गलत नहीं किया। अब जब उनके मुंह से, छोटे भाई के मुंह से ये सब बातें जज साहब के सामने निकलती हैं तो जो वकील एंटी पार्टी के और जो भाई साहब लेकर अपनी गवाही में उस भाई को आए थे, छोटे भाई को, वो उसको देखते ही रहते हैं। उसके बाद पूरी जो कोर्ट था, कोर्ट रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। अब कुछ देर बाद ही कोर्ट की कार्यवाही जो है वो पूरी हो जाती है। जज साहब जो दुश्मन था बड़े भाई का, उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की नोटिस देते हैं। वकील साहब से कहते हैं कि आप ये पूरी तरीके से मुकदमा हार चुके हैं। अब दोनों भाई निकलते हैं। दोनों भाई में करीब 5 साल से दोनों के घरों में लड़कों और बच्चों की, बेटे बेटियों की, किसी के घर में आवाजाही नहीं थी। अब दोनों भाई निकलते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। आज बड़े भाई को वास्तव में बहुत ज्यादा ग्लानि हुई थी, आत्मग्लानि, दिल से ग्लानि हुई थी। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उनकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने आज कोर्ट में क्या कहा? तब उसका पति उसे समझाता है, मेरे भाई ने आज कोर्ट में वही कहा जो एक भाई को हमेशा अपने भाई के पक्ष में कहना चाहिए। मेरे भाई ने मेरे पक्ष में ही पूरा का पूरा फैसला दिया, मेरे पक्ष में ही सारी बातें की, यहां तक कि उसने 10 लाख रुपया जो मैंने उसका हड़पा था उसका भी जिक्र नहीं किया और मैं मुकदमा जीत गया। अब बड़े भाई का पूरा परिवार छोटे भाई के परिवार के पास जाता है और हाथ जोड़कर पैर पड़ के उन गुजरे दिनों की यादों को भुलाकर एक साथ प्यार से रहने लगता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि भाई हमेशा भाई होता है और भाई के साथ जब भी ऐसी स्थिति बने तो 1 और 1 11 हो जाइए। हमेशा भाई के साथ ढाल बनकर खड़े रहिए जब आपको आपके भाई की सख्त जरूरत हो। ऐसे गिरे दिनों में, ऐसे मजबूरी के दिनों में उसके खिलाफ मत खड़े हुए, उसके साथ खड़े हुए। ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ जरूर आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी सी भी समझ आई हो और कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो कहानी को कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर जरूर कर देना। इस पूरी कहानी को आप किस जिले से, किस राज्य से, किस मोहल्ले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, कहां से देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना। अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।